जी डॉक्टर शहजाद। डॉक्टर शहजाद। जी सर, जी सर। डॉक्टर शहजाद, क्या प्रोटोकॉल है इसको देने का, एम्फोटेरिसिन को? सर एम्फोटेरिसिन का प्रोटोकॉल नहीं याद इस वक्त। ये अगर किसी को पता है तो काइंडली बताएं। ठीक है डॉक्टर शहजाद, इसमें हम क्या करते हैं कि अपना एम्फोटेरिसिन देने से पहले ना आप पेशेंट का रेनल फंक्शन असेस करते हो ना, और उसके बाद आपने पेशेंट की जो है ना वो क्लिनिकली भी देखना होता है और आपने लेबोरेटरिकली भी देखना होता है। पेशेंट को आपने पहले प्री हाइड्रेट करना होता है। किसके के साथ? 1000 ml नॉर्मल सेलाइन के साथ, प्लस में किस जगह पर लिखा हुआ है कि 1 एम्प्यूल दो, कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि 2 एम्प्यूल जो है ना वो पोटेशियम क्लोराइड के साथ 2 आवर्स बिफोर द जो है ना वो इन्फ्यूजन, और 2 घंटे में आपने ये ड्रिप चलानी है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, पेशेंट को आपने स्लो रेट में ये जो है ना वो अपना इन्फ्यूजन देनी होती है एम्फोटेरिसिन की 4 आवर में। ठीक है। और क्या करना ठीक है, होता है पेशेंट ठीक है। को, बाद में पेशेंट को आपने रिहाइड्रेट करना है विद डेक्सट्रोज 5% के साथ 1000 ml। फिर आपने पेशेंट के बाद में मॉनिटर करने हैं किडनी फंक्शन। ठीक है। ठीक है सर। और इसको जो है वो कभी भी एम्फोटेरिसिन बी को जो है ना मिक्स नहीं करते नॉर्मल सिलाइन के साथ। ठीक है, इसको डेक्सट्रोज वाटर के साथ देते हैं। सही है। ठीक है सर। और इसको मिक्स करने के बाद 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने यूज करना है। सही है। ठीक और है सर। 4 आवर्स में स्लो इन्फ्यूजन देनी है, फिर पेशेंट के दोबारा किडनी फंक्शंस मॉनिटर करने, मतलब वीकली। सही है। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर शहजाद, मुझे ये बताएं, जी जी। और कौन सी जो है ना वो हम एंटी फंगस दे सकते हैं? सर एंटी फंगल में इंट्रावीनस जो है वो आइसोवोकोनाजोल भी होती है, और इसमें पोसाकोनाजोल आप टैबलेट देते होते हैं हम। तो पोसाकोनाजोल क्यों देते हैं? सर ओरल फॉर्म में, आईवी फॉर्म के बाद, क्यों? या ऐसे पेशेंट जिनमें जो है वो रीनल फंक्शन इजाजत ना दें, अलाउ मतलब रीनल पैरामीटर्स डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो उनको फिर हम ओरल फॉर्म पोसाकोनाजोल पे देते हैं, उससे रीनल पैरामीटर्स को डिस्टर्बेंस कम मतलब हम होती है। एज अ स्टेप डाउन थेरेपी भी दे सकते हैं, अल्टरनेटिव भी दे सकते हैं ना? ठीक है। जी सर, दोनों उसका तरीके से। डोज क्या होता है? तो पोसाकोनाजोल की डोज आई गेस 20 मिलीग्राम थी। 20 मिलीग्राम? 300 मिलीग्राम है जो सो पर डे। थ्री ओके, ओके। मिलीग्राम 300 मिलीग्राम आप बीडी देते हो। ठीक है। ऑन द डे। फिर उसके बाद आपने जो है वो डेली जो है ना वो पेशेंट को मतलब दिन में एक दफा आपने 300 मिलीग्राम देनी है। फिर 2 to 6 वीक्स तक आपने इसको कंटिन्यू करना है। सही है। ठीक है, ठीक और है। अपना मुझे ये बताओ कि अपना नोवेल एंटीफंगल कौन सी ड्रग है? तो पोसाकोनाजोल को ही कहते हैं। जी आइसोबेकोनाजोल। सही है। आइसोबेकोनाजोल, ओके, ओके, हाँ। ओके। अच्छा। तो वो मैंने पहले बताई है, आइसोबेकोनाजोल जो है हाँ ना, वो आईवी बता जो दीजिए अब आपने। लेटेस्ट आई, हम्म। वो आइसोबेकोनाजोल अब लगाते होते हैं जिन पेशेंट्स में एम्फोटेरिसिन बी नहीं लगा सकते अच्छा डॉक्टर शहजाद, मुझे ये उनको। बताओ, जी जी। मुझे ये बताओ कि चलो आपने एम्फोटेरिसिन भी दी है, आपने जो है वो अपना क्या कहते हैं रेडिकल डिब्राइडमेंट भी की है, मुझे ये बताओ कि इसमें कोई एचबीओ का रोल है? सर एचबीओ का रोल जो है वो कुछ स्टडीज में जो है वो आया है, बट हम मतलब उसके एविडेंस इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है कि उसको हर पेशेंट पे अप्लाई किया जा सके। अच्छा। जी सर। सही। तो मतलब इसका क्या रोल हो उसमें सकता सर है अगर देखा कुछ जाए? हद तक में मेंशन था कि जब हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जब हम पेशेंट्स को देते हैं, तो उनमें एटलीस्ट 40% पेशेंट में जो है इम्प्रूवमेंट देखी गई है। ठीक है। मतलब इसका फंगिस्टेटिक इफेक्ट है वैसे, मगर वो अभी भी जो है ना वो यूज में नहीं है, अंडर स्टडी है। और क्या दे सकते हैं, और कोई है अंडर स्टडी चीजें? जी सर, ये पीआरपी स्टडी दे सकते हैं, पेशेंट को पीआरपी दे सकते हैं। और पीआरपी नहीं, जी। पीआरपी नहीं पढ़ा मैंने कभी। उसके अलावा साइटोकाइंस भी सर देते बता। हैं और इंटरफेरोन गामा। ठीक है। साइटोकाइन एंड साइटोकाइंस में इंटरफेरोन गामा जो आते हैं ओके, ना, ओके। वो आपने देने होते हैं। वो भी, मगर अभी भी ये भी अंडर स्टडी है। ठीक है डॉक्टर शहजाद, इसको कैसे आपने जो है वो इसकी डिब्राइडमेंट तो कर ली, फिर बाद में पेशेंट को क्या दोगे? सर डिपार्टमेंट करने के फौरन बाद। हाँ ना, तो डिब्राइडमेंट करके इस खड्डे को छोड़ दोगे? नहीं सर, यहाँ पे हम करते होते हैं बिप
ना? क्या करोगे? सर मतलब इसको ओपन रखते हैं और ड्रेसिंग चेंज करते रहते हैं। अच्छा, और कोई ऑप्शन? और चलो ड्रेसिंग करके इसके ऊपर कुछ रख सकते हैं। ये माइक तो म्यूट कर दें, बाकी लोग, लड़ाइयाँ चल रही हैं यहाँ पर, फायरिंग चल रही है। ये बंद कर दें अपने माइक भाई, क्या हो गया? धमाके चल रहे हैं यहाँ पर क्लास में। रिजल्ट की खुशी में ये सब लोगों के माइक क्यों खुले हुए हैं भाई? बंद कर लो अपने माइक भाई। ठीक है डॉक्टर रहमान, अपना माइक बंद करो, फायरिंग हो रही है। ठीक है डॉक्टर शहजाद। सर उसमें ये होता है कि जब हम डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं तो ये रिकमेंडेड है कि अगर आपने जो है वो डिपार्टमेंट करने के फौरन बाद आप पहले उसका इंप्रेशन ले लें, ताकि जो है आप एक टेम्परेरी तौर पे जो है वो ऑब्चुरेटर बनवा लें, ताकि उसमें जो है वो फूड पार्टिकल्स ना जाते रहें बार बार, और सारा मतलब डेब्रिस ना जाता रहे अंदर। ठीक तो है। ड्रेसिंग तो आप रखते ही हैं और ड्रेसिंग को देखते भी हैं बार बार, बट मीनवाइल जो है वो उसको कवरेज देने के लिए ना पहले से आपने एक टेम्परेरी ऑब्चुरेशन डिवाइस समथिंग बनवाई होती है। ठीक है डॉक्टर शहजाद, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं मगर ये म्यूकोरमाइकोसिस तब के? पॉसिबल होता है अगर एनफ टीथ अवेलेबल हो। म्यूकोरमाइकोसिस के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? सर कॉम्प्लिकेशंस इससे रिलेटेड ये हो सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव है सराउंडिंग जितने भी जिस एरिया को, लाइक साइनस से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इर्द गिर्द जो है वो स्ट्रक्चर्स में नेजल और आई की जो है वो आई की विजन लॉस, और इन दैट आफ्टर दैट मेनिंजाइटिस की तरफ जा सकता है पेशेंट, और इवन जो है वो ब्रेन में जो है वो फंगस जब चले जाएं तो इन दैट केस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अच्छा, सही। मतलब यही है कि इसमें जो है ना वो आपने सही बताया बिल्कुल, मगर इसमें ये है कि कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है अगर इंट्राक्रैनियल जा रहा है। ठीक है, कैरोटिड या जुगुलर वेन जो है ना जी वो जी थ्रोम्बोसिस हो सकती है, बिल्कुल। मेनिंजाइटिस हो सकता है, क्रेनियल नर्व पैल्सीज हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है, नेकोटाइजिंग फेशियाइटिस हो सकता है, और उसके बाद जो है ना मौत। ठीक है। अच्छा डॉक्टर शहजाद, जी जी। अच्छा मुझे जी ये जी सर। बताओ कि मोर्टेलिटी रेट कितना है राइनो सेरिब्रल का? सर डिफरेंट आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली ना मिनिमम 28 से लेके और 54% तक मेंशन था। ठीक है, और सबसे ज्यादा किसका रिव्यू है आर्टिकल में एक मोर्टेलिटी रेट, कौन से टाइप का है? सर ये नहीं पता सबसे ज्यादा किस टाइप का। पल्मोनरी का। ठीक है। पल्मोनरी। हाँ, पल्मोनरी जो अपना म्यूकोरमाइकोसिस है उसका 87% है। जो हमारा जो राइनो सेरिब्रल फॉर्म है उसका 25 से लेके 62% तक है। ठीक है, जी सही। डॉक्टर जी शहजाद, हेलो। जी सर। चलो जी ठीक जी है, थैंक यू सो मच। अब कौन आएगा? सर अनएक्सपेक्टेड था, मुझे तो लगा था मैं क्लोज ऑब्जर्वर ही हूँ अभी बस। खैर है, अच्छी बात है। डॉक्टर शारिक। एग्जाम में वहां पर बोलना है तो बोलना ही तो सीखना है। अब कौन आएगा? जी सर जी। अपने हैंड रेस करें। डॉक्टर शारिक, ये मैंडिबल में क्यों कम होता है? मैग्जिला में। मैंडिबल में क्यों कम होता है? मैंडिबल में क्यों? कम होता है ये म्यूकोरमाइकोसिस। सर मैं बताऊं, हाँ बताया, क्योंकि वेस्कुलरिटी का है ना यहाँ पर रीजन। वस्कुलैरिटी भी कम है और ऐसा कोई ह्यूमिड रूट भी नहीं है ना उसके लिए, क्योंकि मैक्सिला में म्यूकोरमाइक साइनस है और साइनस की वजह से, नोज से साइनस बिल्कुल, और वेस्कुलरिटी की वजह से, दो रीजन है इसके। और से डॉक्टर ह्यूमिडिटी शारिक। भी। हम्म और सबसे डॉक्टर ज्यादा शारिक। राइनो सेरिब्रल भी इसीलिए ही कॉमन है, साइनसिस की वजह से। अब डॉक्टर कौन आएगा? शारिक जी मेरी जी। बात करते हैं। हाँ हाँ, पूछो पूछो। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि एक तो मुझे इस बात का रीज़न बता दें कि इसके वो सनलाइट से क्यों प्रोटेक्ट करते हैं, इसके ऊपर वो लगाते हैं ना एल्युमिनियम फॉइल, वो वो क्यों सनलाइट से क्यों प्रोटेक्ट करते हैं। और दूसरा मुझे ये बता दें कि ये जो कंट्रोवर्सी है कि आप पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे या पहले सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ये पूछते हैं मतलब लॉन्ग केस अगर किसी का आए तो इसका भी बता दें कि क्या पहले बोलना है और उसको किस तरह से जस्टिफाई करना है। अच्छा,
इसको सनलाइट एक्सपोजर का मैंने जो रीजन पढ़ा था ना, मैंने सिर्फ इतना पढ़ा है कि सनलाइट एक्सपोजर से इसलिए बचाते हैं क्योंकि ये 1 या 4 दिन के बाद ये डिग्रेड हो जाता है, सही है, इसलिए आपने इसको सनलाइट से बचाना है, उसमें वो डिग्रेड हो जाता है विद इन 1 to 4 days। और इसका अपना जो आप मुझसे पूछ, ये डिग्रेड हो जाता है मतलब ये है कि इसकी मतलब इसके जो कंपाउंड्स होते हैं ना वो डिग्रेड हो जाते हैं आफ्टर 1 to 4 days अगर आपने इसको सनलाइट में रखा। बाकी इसका एक्चुअल रीजन तो वो मैंने नहीं पढ़ा, इसका कोई एक्चुअल रीजन कि क्यों इसका कौन सा कंपाउंड है जो डिस्ट्रॉय होता है या क्या। स्टेप डाउन थेरेपी यही है ना कि आपने पेशेंट को एम्फोटेरिसिन पे रखा, उसके बाद आप पेशेंट को जो है ना वो ओरल टेबलेट फॉर्म में आप पोसाकोनाजोल पे रखते हैं 300 mg शुरू वाले डे में बीडी देते हैं, फिर उसके बाद आप 2 to 6 वीक्स तक जो है ना वो उसको रखते हैं एवरी डे एक टेबलेट 300 mg। डॉक्टर शारिक, मेरा भी एक क्वेश्चन है, पहले डॉक्टर जवेरिया का आंसर कर लें फिर मैं। और डॉक्टर जवेरिया ने कहा है कि मेडिकल ट्रीटमेंट या रेडिकल डिब्राइडमेंट, देखो मेडिकल ये स्टिल कंट्रोवर्शियल बात है कि मेडिकल डिब्राइडमेंट पहले करनी है और रेडिकल डिब्राइडमेंट पहले करनी है या मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है। मगर जो मैंने अपना एक चीज बता रहा हूँ कि मैंने जो मेरे पास इस तरह का एक कोई केस आया था, तो हमने क्या किया था कि उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी ना, तो मतलब उसकी आय तक इन्वॉल्वमेंट जा रही थी, तो हमने उसकी एम्फोटेरिसिन बी स्टार्ट करवा दी थी। जब हमने उसकी एम्फोटेरिसिन बी स्टार्ट करा दी थी ना, उसके बाद ये हो गया था कि पेशेंट का अच्छा खासा जो है ना वो लीजन रिजॉल्व हो गया था। फिर उसके बाद हमने इसकी सिर्फ माइनर सी डिब्राइडमेंट की थी। इसका ये फायदा है, अगर आपका ये लीजन ज्यादा एक्सटेंसिव है जैसे कि यहाँ पर प्रोप्टोसिस हो रही है, तो आप यहाँ पर एम्फोटेरिसिन बी स्टार्ट करा सकते हो ताकि लीजन थोड़ा रिजॉल्व हो जाए और पेशेंट का डिफेक्ट भी कम बने, फिर उसके बाद आप उसकी डिब्राइडमेंट कर सकते हो। मगर जो कंट्रोवर्शियल चीज होती है वो स्टिल कंट्रोवर्शियल होती है। आप एग्जाम में बोल सकते हो सर ये कंट्रोवर्शियल है, इसका एम्फोटेरिसिन का अपना रोल है, रेडिकल डिब्राइडमेंट का अपना रोल है। तो जो कंट्रोवर्शियल साथ साथ नहीं चल सकता, साथ साथ कैसे चलेगा? पहले बुक तो यही कहता है कि पहले सर्जिकली करो, मगर एग्जामिनर आपसे ये पूछते हैं कि एम्फोटेरिसिन बी आप पहले क्यों नहीं स्टार्ट करा रहे हो। वैसे बुक भी यही कहता है कि आप डिब्राइडमेंट करके, एक सेकंड, बुक ये कहता है कि आप डिब्राइडमेंट करके, जैसे कि पेशेंट आपके पास आया, आपने डिब्राइडमेंट करके इसकी एम्फोटेरिसिन बी स्टार्ट करा दो, ठीक है। मगर एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछते हैं कि एम्फोटेरिसिन बी पहले स्टार्ट कराओगे या अपना रेडिकल डिब्राइडमेंट पहले करोगे। अगर आप रेडिकल बता रहे हो तो बस उसको जस्टिफाई कर लो, सर रेडिकल इसलिए करेंगे क्योंकि हम पेशेंट की जिस दिन रेडिकल करके उसके दूसरे दिन हम वैसे ही पेशेंट की एम्फोटेरिसिन स्टार्ट करवा रहे हैं। और अगर लीजन ज्यादा एक्सटेंसिव है, आप लगता है कि आप डिब्राइडमेंट नहीं कर सकते, डिब्राइडमेंट से आपका और एक्सटेंसिव डिफेक्ट होगा, या आप जो है वो अगर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो आप उस कंडीशन में बोलो सर हम एम्फोटेरिसिन बी स्टार्ट करा देंगे, पेशेंट को जो है ना वो फॉलोअप पे क्लोज फॉलोअप पे रखेंगे, फिर हम डिब्राइडमेंट कर लेंगे। डॉक्टर शारिक, इसमें ये भी तो होता है ना, मतलब हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं वो यही करते हैं कि हम पहले मेडिसिन में उसको भेजते हैं और वो वहां से एम्फोटेरिसिन उसको 6 वीक्स तक लगती है, फिर नहीं, उसके बाद प्रोटोकॉल है, नहीं उसका नहीं, ये प्रोटोकॉल आप अपना बता रही मेरी बात सुने ना। हाँ, मैं अपना बता रही हूँ कि मतलब हम ये करते हैं, हाँ। लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि हम पेशेंट को भेजते थे और वो वहां पे 6 वीक्स तक इस तरह वहां पे उधर लगती थी एम्फोटेरिसिन, फिर सर कहते थे कि उसका सीटी स्कैन रिपीट करवाओ, तो फिर हम उसका सीटी रिपीट करवाते थे ये देखने के लिए कि उसका कितना एक्सटेंट है, और फिर उसके बाद हम डिब्राइडमेंट शुरू करते थे। ये हमारा प्रोटोकॉल है ना, हर सेंटर का अपना अपना प्रोटोकॉल है। मगर ये है कि देखो मैंने जो इसकी जस्टिफिकेशन जब मैं एग्जाम देने जा रहा था ना, तो मैंने अपनी जस्टिफिकेशन इस तरह बनाई थी कि अगर एक्सटेंसिव होगा जहां पर मुझे लगता है कि ये रिसेक्ट हम कंप्लीट रिसेक्शन नहीं कर सकते या कंप्लीट रेडिकल डिब्राइडमेंट नहीं कर सकते, तो हम पेशेंट की एम्फोटेरिसिन स्टार्ट करा देना ताकि पेशेंट का लीजन थोड़ा रिजॉल्व हो जाए। उसके बाद जहां तक फिर जो है ना वो अगर थोड़ी इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगी, फिर उसके बाद हम डिब्राइडमेंट कर लें। मैंने अपनी जस्टिफिकेशन इस तरह बनाई थी। डॉक्टर शारिक, जहाँ पे इतना एक्सटेंसिव ना हो तो फिर हम सर्जिकल कर डिब्राइडमेंट सकते हो, बोलेंगे हाँ, पहले, फिर और तो आप फिर उसके जस्टिफाई बाद कर लो ना, इतनी ज्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है आप उसकी डिब्राइडमेंट कर लो, और फिर उसके बाद हम आईवी स्टार्ट कर लें। फिर उसके बाद आप जो है ना वो पेशेंट की एम्फोटेरिसिन स्टार्ट करा दो। तो ये कह सकते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर शारिक, मेरा एक क्वेश्चन है। डॉक्टर शारिक, जैसे डॉक्टर आपने शारिक। कहा है कि पहले मेडिकल थेरेपी करेंगे उसके बाद सर्जिकल थेरेपी मैंने करेंगे, जो surgical आपने बोला है। रीजन या लॉजिक नहीं, जो आप कह रहे हैं ना कि पहले एम्फोटेरिसिन अगर एक्सटेंसिव है तो पहले हाँ। एम्फोटेरिसिन स्टार्ट करवा दें ताकि वो रिग्रेस कर जाए, हम्म। मतलब ये लॉजिकल लगता है। मैं ये सोच रहा हूँ कि जो सर्जरी फर्स्ट को रिकमेंड करते हैं उनका क्या रीजन है, उनका क्या रैशनल है? ये तो यूनिवर्सल हो जाना चाहिए कि पहले एम्फोटेरिसिन दें। सर्जिकल में तो ये नेक्रोटिक टिश्यूज जो हैं आपके, ठीक है, अब अगर नेक्रोटिक टिश्यूज को आपने यहाँ पर अगर इसको डिब्राइड कर लिया तो मतलब अप टू द हेल्दी टिश्यूज,
वहां पर उसके जो न्यूट्रिएंट इन्वेजन, आपकी ब्लड परफ्यूजन, ये सारी इंप्रूव हो जाएंगी, तो वहां पर हीलिंग भी बेटर होगी। अब अपना जो एम्फोटेरिसिन जो है उसमें आप 100% श्योर तो नहीं हो कि कितना लीजन रिजॉल्व होगा और इसकी एक्सटेंशन कम होगी या बढ़ेगी, ये भी तो आप कंफर्म नहीं हो। मगर आप जब डिब्राइड करके पूरा कंप्लीट डिब्राइड कर रहे हो अप टू द हेल्दी मार्जिन्स, वहां पर उस एरिया की परफ्यूजन भी हो रही है, डिफेंसिव मैकेनिज्म भी वहां जा रहा है, तो इसका रेडिकल डिब्राइडमेंट का आपको ये फायदा है। सही है, ठीक है। और मेरा एक क्वेश्चन था। इसके अंदर साइमल्टेनियस का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि मतलब हम साइमल्टेनियस का साथ मतलब साथ क्या होता है? देखें, पेशेंट की आपने हाँ, डिब्राइडमेंट स्टार्ट की है, मिसाल कहते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस का पेशेंट है, उसकी जल्दी डिब्राइडमेंट कर लो, मतलब ये है कि आपने डिब्राइडमेंट करनी है, तो मतलब कितना फर्क आ रहा है? 5-6 घंटे का ही तो फर्क आ रहा है, और इतना इसमें ज्यादा दूसरी फर्क तो नहीं आ रहा जस्टिफिकेशन कि ये भी साइमल्टेनियस है का हो। कि हिस्ट्री के बेस पे हम इसको एंटीफंगल नहीं दे सकते। डिब्राइडमेंट करेंगे तो हमारी पास बायोप्सी भी आ जाएगी और कल्चर भी आ जाएगा, और उसके साथ साथ हम उसको मेडिकल पे डालेंगे। मेडिकल में तो आप मतलब डाल हिस्ट्री सकते पे हो तो ना, हम इसके डिब्राइडमेंट करके आप उसको मेडिकल पे और डाल दो। डॉक्टर एक मगर इसमें मैंने हम जो बायोप्सी एम्फोटेरिसिन के किस रिजल्ट देखे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हमारे पास एक पेशेंट आया था, डॉक्टर इसकी शारिक, भी इसी तरह की अपीयरेंस थी ना जिस तरह की इस पेशेंट की है। हमने एम्फोटेरिसिन इसकी स्टार्ट की, थोड़ा सा हल्का सा इसका जो है ना यहाँ पर लीजन रह गया था, फिर उसके बाद में हमने डिब्राइडमेंट लोकल में ही कर दी। इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं एम्फोटेरिसिन के। डॉक्टर शारिक, लेकिन एक बात है, जो एक नेक्रोज टिश्यू है तो वो ये तो ना रीजनरेट नहीं होगा ना? नहीं, आपके जो हेल्दी टिश्यूज है ना, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, वो फर्दर नेक्रोसिस से बच जाएंगे ना आपके। अच्छा, और डॉक्टर शारिक मेरा एक और क्वेश्चन था। आपने कहा कि जब हम इसको बाद में रिहाइड्रेट करते हैं ड्रग देने के बाद, तो हम उसको उसके साथ डेक्सट्रोज के साथ मिक्स करते हैं। तो एक तो ये कंट्रोवर्सी भी है, कुछ लोग कहते हैं कि सेलाइन के साथ करें और कुछ लोग कहते हैं डेक्सट्रोज के साथ। और मैंने कहीं नहीं, मैं पढ़ा था आपको कि बताऊं जो क्या है, आप उन दो डायबिटिक चीजों को पेशेंट्स मिला हैं रही हैं। उसमें जी, आप दो असल में आप कहते हैं क्लियर कि कर दें इस चीज को। जब आप उसको डाइल्यूट करते हैं ना, वो आप जो है ना वो नॉर्मल सेलाइन के जी साथ जी, ना करें। वो बाद में अपना रीहाइड्रेट का नहीं है। रीहाइड्रेट आप नॉर्मल सेलाइन के साथ, वही डाइल्यूट, की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। वो असल में इसका प्रोटोकॉल ये लिखा हुआ है कि आपने इसको जो है ना वो 5% डेक्सट्रोज के साथ जो है ना वो कर लें, अपना डाइल्यूट कर लें, 5% डेक्सट्रोज 100,000 ml। तो अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, इतना क्या फर्क पड़ेगा, 5% डेक्सट्रोज का कोई मसला नहीं है। डॉक्टर शारिक, एक थैंक पेशेंट यू। पहले से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है या डायलिसिस पे, रीनल फेलियर है, तो उस पे तो एम्फोटेरिसिन वैसे ही टॉक्सिक होगी ना, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे? अल्टरनेटिंग ड्रग्स, जो डॉक्टर शारिक, पोसाकोनाजोल है। हाँ आपकी जो है ना वो दूसरी भी तो है, आइसोब्यूकोनाजोल भी है जो नेफ्रोटॉक्सिक ना हो। ठीक है डॉक्टर शारिक, आपने कहा कि हम इसको अगर मेडिसिन दे रहे हैं तो किस टाइम फ्रेम में हम उसको देंगे? हम मतलब कितने उसको फॉलो अप पे रखेंगे कि उसके बाद हमने डिब्राइडमेंट करनी? मेडिसिन का जो उन्होंने प्रोटोकॉल बताया है ना, वो कहते हैं कि आप पेशेंट की मेडिसिन 6 वीक्स तक चलाएं, 6 to 8 वीक्स। ठीक। डॉक्टर शारिक, आईवी कितना देंगे, फिर ओरल पे भी स्विच करेंगे? ओरल पे तो आप जो है ना वो इसकी दोबारा स्टेप डाउन थेरेपी करते हो ना, वो फिर आप एम्फोटेरिसिन बी नहीं देते हो, फिर आप वो पोसाकोनाजोल पे रखते हो उसको। डॉक्टर शारिक, एक क्वेश्चन और है। लेट्स से मेरे पास मंडे को पेशेंट एडमिट हो रहा है म्यूकोरमाइकोसिस के साथ और मेरी लिस्ट सैटरडे को होती है, तो मैं सर्जरी फर्स्ट करना चाहता हूं, तो मैं सैटरडे तक उसको कोई आईवी मेडिकेशन ना चलाऊं? मतलब कौन सी मेडिकेशन? मतलब आप एंटी फंगल रिलेटेड पूछ रहे हो? जी जी जी, आपके पास ये भी पेशेंट तो कर एडमिट सकते हैं हुआ अगर है, मंडे को। देखो डॉक्टर, आपके जी, पास इतना भी तो लगता है ना कि आप पेशेंट के रेनल फंक्शन टेस्ट तो कराओगे ना? जी जी, वो तो आप पेशेंट का वर्कअप करा लो। मेरा मतलब है अगर मेरे पास 4-5 दिन का टाइम है तो क्या मैं उस दौरान एम्फोटेरिसिन भी स्टार्ट करवा सकता हूँ या नहीं नहीं करवा ना सकता डॉक्टर, हूँ? फिर मुझे आपको ये सर्जरी के बाद ही स्टार्ट करवानी चाहिए? हाँ, अगर आप एम्फोटेरिसिन स्टार्ट करा सकते हो, क्यों नहीं करा सकते हो? आप एम्फोटेरिसिन स्टार्ट करा के इसको जो ना वो आप अपना डिब्राइडमेंट के लिए प्लान कर दो, आपकी एम्फोटेरिसिन चलती रहे। सही है। साइमल्टेनियस भी हो सकता है। तो ये इसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए ना, नहीं तो ये कंट्रोवर्सी से भी करते हैं बच ना, जाएंगे। ये करते हैं, मगर देखो ज्यादातर क्या होता है, प्रोटोकॉल ये होता है, कहते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस का आपके पास पेशेंट आया,
आप फौरन उसकी जो है ना वो डिब्राइडमेंट प्लान करके आप उसको एम्फोटेरेसिन में डाल दो। इसका मतलब यही है कि आप एम्फोटेरेसिन स्टार्ट जितना जल्दी करा सकते हो करवा लो। जैसे ही आपका वर्कअप सही कंप्लीट है। हो जाए आप स्टार्ट करा लो। सही है। ठीक है, चलो अब कौन आएगा? डॉक्टर असफर। और कौन आएगा? डॉक्टर शारिक, इसमें एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं क्या हम? क्या यूज करते हैं? इसमें म्यूकोर में एंटीबायोटिक्स हम यूज कर सकते हैं कि ये अगर अगर देखें फर्स्ट डिस्चार्ज है तो कोई हाँ और करा इन्फेक्शन भी सकते तो हो। हो सकता सुपर है ना? इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, अगर सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो आप करा सकते हो एंटीबायोटिक स्टार्ट। वही वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम। हाँ करा सकते हो आप। इवन बैक्टीरियल तो पैथोजेनेसिस में भी है ये इसके कौन मार्किंग करवा रहा है? डॉक्टर आबरू, लिए क्यों इतना वो कर रही हो उस पे इतने वो मार्किंग्स? गुस्सा निकाल रहे पसंद नहीं आए। नहीं सॉरी वो सॉरी। रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, ऐसा ना करें जी। डॉक्टर कौन जी आएगा? कैसे? कोई नया बंदा आ जाए। असफर तो पुराना है बहुत। कौन आ रहा है? कोई नया बंदा क्यों नहीं आ रहा? मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोई नया बंदा आ जाए ना। क्यों इतना घबराते हो भाई? बोलने की डॉक्टर दिलशाद ने रेज हैंड किया था पहले। चलो आ जाओ असफर, बस कोई और नहीं आ रहा तो इसलिए आपको ले रहा हूँ। आ जाओ। सर मैं मैं आ आ जाता जाती हूँ। डॉक्टर असफर आ जाओ। जी डॉक्टर असफर, प्रोसीजर का नाम बताएं। ये साइनस लिफ्ट प्रोसीजर। कैसे पता चला आपको साइनस लिफ्ट है? कौन सा लेटरल अप्रोच जो है साइनस लिफ्ट, कॉर्डवेल लुक अप्रोच। कॉल्वेल लुक अप्रोच। अच्छा, साइनस लिफ्ट अप्रोच है ये, ठीक है। व्हाट इज साइनस लिफ्ट? साइनस लिफ्ट जो है प्रोसीजर है जिसमें हम जो है ना साइनस को लिफ्ट करते हैं और बोन ग्राफ्टिंग करते हैं। अच्छा, मतलब प्रोसीजर जिसमें हम साइनस लिफ्ट करते हैं। हाँ, और बोन ग्राफ्टिंग भी करते हैं उसके बाद। अच्छा सही। तो इसके इंडिकेशंस क्या हैं? इंडिकेशंस अगर हमारे पास जो है ना लेस देन 10 mm की हाइट हो मैक्सिलरी पोस्टीरियर रीजन, या ओरो एंट्रल फिस्टुला हो। ओरो एंट्रल फिस्टुला या में क्यों करोगे साइनस लिफ्ट? उसमें पहले से ही साइनस फिस्टुला बन गया तो वैसे ही वो होगी ना, अगर डिजीज फ्री होगी तो उसको बोन ग्राफ्ट चाहिए होगा। नहीं तो साइनस लिफ्ट क्यों करोगे? बोन हाइट भी उसमें डिक्रीज नहीं हो जाएगी? नहीं तो आप ग्राफ्ट लगाओगे ना, आपने इम्प्लांट लगाना है क्या? आपने बोन हाइट क्यों चाहिए? हाँ, पेशेंट की भी तो पेशेंट का भी तो कंसर्न होता है ना। हाँ ठीक है। और ठीक, जब हमें इम्प्लांट लगाना हो या हमारे पास एट्रोफिक रिज हो, ठीक है पोस्टीरियर रिज हो। ठीक है डॉक्टर असवर, जो साइनस लिफ्ट है ना, जब आप साइनस हाँ। लिफ्ट को डिफाइन करते हो ना, ये पूछते हैं अगर साइनस लिफ्ट की मतलब ये नहीं है कि ये डेफिनेशन है तो वो आपको जो ना वो पूछेंगे कि डेफिनेशन ये तो कोई कॉमन सवाल है, रेयर सवाल है, नहीं पूछ सकते। पूछते हैं कभी कभार एग्जामिनर बहुत बेसिक सवाल पूछते हैं। तो आपने इसमें बताना है कि इट इज अ सर्जिकल बोनी ऑगमेंटेशन प्रोसीजर, ठीक है, in which we increase the amount and volume of bone in posterior maxilla by lifting the membrane of the sinus। ठीक है। ठीक। और इसके इंडिकेशन क्या है? जब एक्सेसिव न्यूमेटाइजेशन हो मैक्सिलरी साइनस की, एट्रोफी हो मैक्सिलरी रिज की, और फ्लोर ऑफ द साइनस जो है वो क्लोज हो टू द मैक्सिलरी अल्वियोलर क्रेस्ट। ठीक है। ठीक है। टाइप्स क्या है इसके? टाइप्स इसके दो टाइप्स हैं, एक इंटरनल लिफ्ट है और दूसरा लेटरल अप्रोच है। अच्छा, तो इंटरनल लिफ्ट कब करोगे? इंटरनल लिफ्ट को क्या कहते हैं? और समर्स टेक्निक कहते हैं और सबक्रेस्टल अप्रोच कहते हैं। ट्रांसक्रेस्टल अप्रोच, सही। तो क्या आप अपना इंडिकेशन से ट्रांसक्रेस्टल अप्रोच के? अगर हमें लेस देन 3 mm रिक्वायर्ड हो या ग्रेटर देन 6 mm, सॉरी 6 mm तक हमारे पास अवेलेबल हो या उससे ज़्यादा अवेलेबल हो, यानी कि 10 mm से कम हो मगर 6 mm से ज़्यादा हो, तो फिर इंटरनल लिफ्ट करते हैं। ठीक है।
और आपके पास हॉरिजॉन्टल साइनस फ्लोर हो, ठीक है। इसकी टेक्निक क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ कि अपना ट्रांसक्रेस्टल और ओपन दोनों की टेक्निक्स बताओ मुझे। इससे पहले आपने इंडिकेशन दूसरा क्या बताया था? हॉरिजॉन्टल साइनस फ्लोर। अच्छा ठीक है। अच्छा टेक्निक जो है ना, इंटरनल लिफ्ट, जब हम इंटरनल लिफ्ट में जब इम्प्लांट लगाते हैं तो इम्प्लांट लगाने के बाद जो है ना, हम जब ड्रिल्स के सबक्रेस्टल ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग करने के बाद हम 1 mm जो है उसकी जहाँ तक हम साइनस से पहले 1 mm छोड़ देते हैं। उसके बाद जो है ना 1 mm जो बोन रहेगी उसको जो है ना ऑस्टियोटोम से हम सेपरेट करते हैं या तोड़ते हैं, और उसके बाद जो है ना हम उधर सॉकेट के थ्रू ही जो है इम्प्लांट साइट के थ्रू ही जो है ना उधर हम पेरिटोम से वो लिफ्ट करते हैं साइनस को, और फिर उधर से लिफ्ट करने के बाद उधर ग्राफ्ट प्लेस कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसमें ये है कि आपने जो टेक्निक आपकी जो ट्रांसक्रेस्टल की है ना, उसमें पहले आपने एनेस्थीसिया दिया, आपने क्रेस्टल इंसिशन दी, इसमें आपको जो है ना वो वर्टिकल रिलीजिंग इंसिशन देने की जरूरत नहीं है। फिर आपने क्या करना होता है, पायलट ड्रिल यूज करनी होती है ताकि आपको एंगुलेशन और पोजीशन का पता चले कि जहां पर आपने इम्प्लांट प्लान किया है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, ऑस्टियोटोमी ड्रिल करते हो 2 mm, आपने अपना साइनस से नीचे रहना है, ठीक है, शॉर्ट ऑफ द साइनस। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आपने ऑस्टियोटोम इंट्रोड्यूस करना है उसी जगह में, और वहां से आपने मैलेट से सब जेंटल टैपिंग करनी है ताकि आपका और साइनस का फ्लोर फ्रैक्चर हो, मगर साइनस की परफोरेशन से अवॉइड करना है वहां पर। जैसे ही आपको साइनस की मेम्ब्रेन विजुअलाइज होगी, वहां पर आपने क्या करना है, इंक्रीमेंटल आपने जो है वो ग्राफ्ट मटेरियल इंट्रोड्यूस करना है वहां पर। फिर उसके बाद आपने इम्प्लांट लगाना है, फिर क्लोजर करना है, फिर रेडियोग्राफिक कंफर्मेशन करनी है, फिर फॉलो अप रखना है, ठीक है। अच्छा ओपन की क्या टेक्निक है? ओपनिंग की जो है ना, हम जैसे एक अपना लेटरल साइड पे फ्लैप एलिवेट करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया देंगे, फ्लैप एलिवेट करेंगे, और लेटरल साइड पे जहाँ पे कैनाइन फोसा है उधर से भी कर सकते हैं, पोस्टीरियर कैनाइन एमिनेंस या पोस्टीरियर से भी कर सकते हैं। उधर जो है ना हम ग्रेजुअली थिनिंग ऑफ द कॉर्टेक्स करते हैं, और जब कॉर्टेक्स की बिल्कुल ही थिन हो जाता है और मतलब बिल्कुल भी ट्रिम हो जाता है, देन साइनस मेम्ब्रेन जो हमारी एक्सपोज हो जाती है, उसको फिर जो है ना हम रिफ्लेक्ट करते हैं विद ब्लंट इंस्ट्रूमेंट या पेरिस्ट्रियल एलिवेटर की ब्लंट साइड से, और एलिवेट करने के बाद जितनी बस इसमें फर्क जो है ना वो यही है कि इसमें आप लेटरल विंडो क्रिएट करते हो, ठीक है, एक्सेस आपको अच्छी चाहिए होती है इसमें ना, तो उसमें रिलीजिंग इंसिशन आप दे सकते हो। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि वहां पर लेटरल विंडो क्रिएट करनी है ना, लेटरल विंडो बना के फिर उसके बाद आपने साइनस मेम्ब्रेन को मीडियो एंटीरो मीडियल आपने जो है ना उसको एलिवेट करना है, फिर वहां पर आपने स्पेस क्रिएट करना है फॉर द ग्राफ्ट, ठीक है। अगर परफोरेशन हो जाए साइनस मेम्ब्रेन की तो उसको आपने रिजॉर्बेबल मेम्ब्रेन आती है, उसका एक पेच आता है ना, वो आपने लगाना है वहां पर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बोन आपके पास सफिशिएंट अवेलेबल है तो फिर आप उसी टाइम ग्राफ लगा लो, अदरवाइज आप वेट कर लो, ठीक है। सही। डॉक्टर असफर मुझे ये बताओ कि ट्रांसक्रेस्टल के क्या डिसएडवांटेजेस हैं? डिसएडवांटेज ये है कि हम ज्यादा बोन नहीं लगा सकते उसमें, मतलब लिमिटेड हाइट है। और दूसरा उसमें डिसएडवांटेज ये है कि हम उधर क्लियरली विजुअलाइज नहीं कर सकते, तो साइनस के परफोरेशन के चांसेस, हाँ ब्लाइंड प्रोसीजर, तो साइनस के परफोरेशन के चांसेस भी हैं। ठीक है, सही है। और इसमें ये होता है कि आपकी ज्यादा जो है ना वो सीवियरली जो एट्रोफिक केसेस होते हैं उसमें आप नहीं कर सकते। डॉक्टर असफर मुझे ये बताएं कि ट्रांसक्रेस्टल अप्रोच आपने मुझे बता दिया, अपना हॉरिजॉन्टल साइनस फ्लोर और लेटरल विंडो आपने किस में करनी है, जब ऑब्लिक साइनस फ्लोर हो, और जब आपकी इंट्रा ऑपरेटिव साइनस फ्लोर की परफोरेशन हो जाए ड्यूरिंग द ट्रांसक्रेस्टल अप्रोच, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि जनरल क्राइटेरिया क्या है फॉर द लेटरल अप्रोच और उसके लिए ट्रांसक्रेस्टल के लिए? जनरल क्राइटेरिया, जब आपके पास एडुकेट विड्थ हो मगर हाइट कम हो बोन की, और दूसरा जो है स्पेशली लेटरल विंडो की तब है जब हमारे पास जो है ना लेस देन 5 mm हाइट हो, तो फिर हम लेटरल करते हैं 5 mm या उससे कम, ठीक है। हाँ। और डिलेड इम्प्लांट कब करोगे? डिलेड इम्प्लांट हम कब करेंगे, हाँ 4 mm से अगर कम हो तो डिलेड करेंगे, अगर 4 mm से ज्यादा हो तो फिर इमीडिएट कर सकते हैं।
ठीक है, सही है, ठीक है डॉक्टर असफर, थैंक यू सो मच। अब कौन आएगा अगले स्टेशन के लिए? जी डॉक्टर शारिक, इस स्टेशन को स्पेसिफिकली हम इम्प्लांट के बैकग्राउंड में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? वो इसलिए साइनस लिफ्ट मोस्टली जो यूज होता है ना, वो इम्प्लांट के लिए ही हम यूज करते हैं मोस्टली। मेरा अगर रूट डिस्प्लेस हो गई है, उसको रिट्रीव करना है या हमने कोई बायोप्सी लेनी है, तो ये कार्डवन तो उसमें आप साइनस लिफ्ट क्यों करोगे? उसमें तो आप साइनस को सिर्फ अप्रोच करोगे ना, लिफ्ट क्यों करोगे? जी मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं तो इसको साइनस लिफ्ट का डायग्नोसिस ना देता, इसको सिर्फ कहता कि अप्रोचिंग मैक्सिलरी साइनस। नहीं, तो यहाँ पर आप देख नहीं रहे हो कि यहाँ पर इसने इसमें क्या आप देख किया, रहे हो ना, ये मेम्ब्रेन है मेम्ब्रेन को उसने एलिवेट और किया उसको हुआ है। एलिवेट कर रहा है ना, ये देखो इस इंस्ट्रूमेंट से, इससे पता चल रहा है कि साइनस लिफ्ट प्रोसीजर है और ये लेटरल विंडो अप्रोच है। सही है, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब इस सेंस में पूछ रहे थे कि इस प्रोसीजर को कैसे इसने डायग्नोस किया? जी बिल्कुल। तभी तो मैंने असफर से पूछा ना, तभी तो मैंने असफर से पूछा कि आपने कैसे डायग्नोस किया, तो उसने बताया ना ये कि मैं बताता हूँ मैंने कैसे डायग्नोस। ये जो सी पिक्चर है ना, सी पिक्चर में देखें कार्टिक बिल्कुल जो है ना थिन कर रहे हैं, और जो हम रूट के लिए करते हैं तो उसमें तो बिल्कुल बोन की प्लेट निकालते हैं। इसमें तो बिल्कुल बोन काट दिया है, थिन कर दिया है। और साइनस भी जो ना, मैंने समझा कि ये पूछ रहे हैं कि साइनस लिफ्ट क्यों किया है, तो साइनस लिफ्ट तो वैसे हम जो है ना, वो जब हम रूट निकालते हैं तो हम साइनस को तो जो है ना वो लिफ्ट थोड़ी करते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब कौन आएगा? डॉक्टर सेहर। जी सर। डॉक्टर सेहर। जी। हेलो। जी जी डॉक्टर सेहर, अपना ये पढ़े स्टेशंस के जो ना क्वेश्चंस। जी डॉक्टर सेहर, व्हाट आर द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ द मैक्सिलोफेशियल रीजन, या व्हाट आर द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स काजेस द ओरल मैनिफेस्टेशंस, ओरोफेशियल मैनिफेस्टेशंस? सर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मीन पेन। सर आवाज आ रही है? जी सर। सर फेशियल ओरोफेशियल पेन्स लाइक ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एंड cluster headaches, migrainous headaches, and atypical facial pains. These are the neurological disorders of the maxillofacial region or temporal artery. डॉक्टर सेहर, ये मेरे पास जो है ना हमारे टाइम पे स्टेशन आया था ना सर, तो इसमें एक आपके पास सेंसरी डिसऑर्डर्स है ना, जिसमें आपके पास ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ग्लोसोफेरिंजियल न्यूरल्जिया, आपका जो ना बर्निंग माउथ सिंड्रोम, क्लस्टर हेडेक, माइग्रेन, टेम्पोरल आर्टराइटिस, और एक है मोटर जिसमें आपके पास बेल्स पैल्सी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और उसके बाद आपका जो है वो आ जाता है टोरेट सिंड्रोम आ जाता है, मूवमेंट डिसऑर्डर्स जिसमें सेरिब्रल पैल्सी, पार्किंसन डिजीज, इन्फेक्शंस, और आपके अलावा जो ना लेप्रोसी या हर्पिस ज़ोस्टर। ये क्वेश्चन मतलब इस तरह जो ना आप इसको डिवाइड कर लें, सेंसरी, मोटर और मूवमेंट डिसऑर्डर्स। ठीक है, अच्छा डॉक्टर सेहर, व्हाट आर द क्लिनिकल, ये मुझसे क्वेश्चन इस तरह पूछे गए थे इसीलिए मैंने यही क्वेश्चंस डाले हैं। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ ईगल सिंड्रोम? तो इसमें पेशेंट को जब टर्न करता है वो अपनी नेक टर्न करना, तो नेक टर्न करने पे पेन होता है पेशेंट को। इट इज बिकॉज एलोंगेटेड स्टाइलॉइड प्रोसेस। और क्या होगा डॉक्टर? डिस्फेजिया होगा उसको और जॉ पेन। जी, और हेलो, स्वेलिंग में डिफिकल्टी होगी ना जब वो स्वेलो करेगा तो। हाँ, डिस्फेजिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर सेहर, टॉरेट सिंड्रोम क्या है? सर टॉरेट सिंड्रोम में ट्विचिंग होती है, जर्की मूवमेंट्स होती हैं पेशेंट की, मतलब इनवॉल्यूंटरी जो है ना वो आपकी रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं या साउंड्स। ठीक है, इसमें टिक्स होते हैं ना, तो कौन से टिक्स होते हैं इसमें? जी सर, सर वो इतना होता है इनवॉल्यूंटरी से ब्लिंकिंग खुद बहुत पेशेंट की, जैसे आई की ट्विचिंग नहीं होती वैसी होती है, और जर्की मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर होती है। अच्छा,
तो इसमें एक सिंपल टिक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिक्स होते हैं ना। जो सिंपल टिक्स जो आपके मोटर टिक्स जो होते हैं ना, वो उसमें आई ब्लिंकिंग, हेड अपना हेड जर्किंग, शोल्डर श्रगिंग, और जो है ना उसके अलावा आपकी जो है ना नोज ट्विचिंग, माउथ मूवमेंट्स, ये आपकी जो है ना वो मोटर जो है ना सिंपल टिक्स हैं। और आपकी जो सिंपल वोकल टिक्स होती हैं उसमें क्या होता है, कॉफिंग, थ्रोट क्लियरिंग, बार्किंग, ये सारे जो है ना वो इसके टिक्स हैं। ठीक है, मुझसे टॉरेट सिंड्रोम का थोड़ा बहुत पूछा था इसलिए आपसे पूछा था। चलो ठीक है, ओके। सर ये इनवॉलंटरी, ये कफिंग इनवॉलंटरी, ये जैसा आप कह रहे हैं ये इनवॉलंटरी करेगा, इनवॉलंटरी। ठीक है, अब कौन आएगा? बाबा से मिल लो भाई। डॉक्टर शारिक, आज वैसे आप बड़े खुश है कि हम लोगों का एग्जाम जल्दी हो गया, शायद आपकी क्लासेस कम हो जाए, आपकी जान छूटे हमसे। नहीं, मेरी तो वैसे ही ऐसी बात तो नहीं हो सकती। नहीं, मेरी तो वैसे ही क्लासेस खत्म है ना 10-15 दिन में। नहीं, आपने ना बड़ी जबरदस्त प्रेजेंटेशन बनाया। स्टार्ट में अक्षय कुमार की पिक्चर लगाई हुई, अभी बाबा जी की लगा ली। डॉक्टर शारिक, ये बाबा को तो लग रहा है इसको भी किसी बाबा की जरूरत है। अच्छा, पता है क्या, इस बाबा की जो पिक्चर मैंने उठाई ना, तो इस बाबा की पिक्चर के साथ पता है क्या लिखा हुआ था, कि इस बाबा जी के पास एक बंदा आया ना, उसने उससे पूछा कि बाबा जी जो है वो अपना, मैं ना अपनी वाइफ से तंग आ गया हूँ, तो मुझे उसका कोई टोटका बताएं। तो इस बाबा जी ने कहा कि बेटा अगर इसका इलाज होता तो मैं आज डॉक्टर मलंग ना शारिक, होता। ये आप तो नहीं गए थे इसके पास? या आप तो नहीं गए थे? पूरा मजा ही खराब कर दिया यार। डॉक्टर शारिक, इस बाबा जी ने कहा कि मेरे पास अगर इसका इलाज होता डॉक्टर तो आज शारिक मैं ये मलंग जरा ना होता। स्टेप डाउन थेरेपी अगर आप बता दें। बताइए ना, आपको मैंने बताया ना कि फिर उसको हम ओरल फॉर्म टेबलेट्स में ले आते हैं। सर वो उस टाइम आवाज कट गई थी, समझ नहीं आया। थैंक यू सो मच। आपको इसमें वो उस टाइम आप नहीं थे या आवाज नहीं आ रही थी? सर कनेक्शन नहीं था। अच्छा, चलो कोई मसला नहीं है, आप मुझे जो ना वो पर्सनल मैसेज कर दें, मैं आपको वॉइस मैसेज भेज देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शारिक, लगता है आप इस बाबा से मिल के आए हैं, इस वजह से खुश हैं आज। और ये डॉक्टर शारिक जो है ना, ये काफी दिनों से ये इस बाबा से मिल रहे हैं। उसका आपको प्रूफ जो है ना वो व्हाट्सएप की चैट में मिल जाए। ठीक है डॉक्टर, फेसबुक रील्स जो होती है जी। अब कौन आएगा? मैं बताता हूँ सर। कौन है? डॉक्टर शहजाद। डॉक्टर शहजाद, आपका हो गया ना लॉन्ग? ये आज फॉर्म में इसको डॉक्टर नईमुद्दौला खान, डॉक्टर नईमुद्दौला खान। जी सर। जी डॉक्टर नईमुद्दौला। सर ये ज़ाइगोमेट्रिक इम्प्लांट है जो क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। सर इसका 35 to 55 लेंथ होता है। कितना होता है? 35 मिलीमीटर to 55 मिलीमीटर। ठीक है, सही है, जबरदस्त, सही। और अगला क्वेश्चन क्या है? What is the classification of this hardware? जी, वहां पर पता है क्या, जो जब आपके टॉक्स के स्टेशन होंगे ना, तो वहां पर एग्जामिनर इतना ज्यादा नहीं बोलता, वो बस कहता है बेटा अपना टास्क पढ़ो, क्वेश्चन जो लिखे हुए उनका आंसर करो। तो मैं भी आपसे इसी तरह करवा रहा हूँ। तो जी डॉक्टर।